इनकम टैक्स के अंदर अभी तक हमने क्या कर लिया, अभी तक हमने बेसिक्स सारे कर लिए, रेजिडेंशियल स्टेटस को कर लिया, एग्रीकल्चरल इनकम कर लिया, एग्जम्प्ट इनकम कर लिया, और उसके बाद में हमारा स्टार्ट हुआ जो इनकम के हेड्स है वो, उसमें हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया विथ रिटायरमेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर किसी व्यक्ति के पास में मकान है और उसने वो किराए पे दे रखा है तो वहाँ से उसको इनकम आएगी, तो उस इनकम के ऊपर भी इनकम टैक्स लगेगा। तो वो जो किराए की इनकम आ रही है उस पर टैक्स कितना लगेगा, उससे रिलेटेड प्रोविजंस क्या है, कैसे कैलकुलेट करना है वो, और इसके अलावा क्या होगा अगर किसी व्यक्ति के पास में एक ही मकान है और उसने किराए पे दे रखा है, क्या होगा उस व्यक्ति के साथ जिसके पास में 10 मकान हैं और उसमें एक में खुद रहता है, बाकी किराए पे दे रखे हैं। क्या होगा ऐसा कि जब किसी व्यक्ति के पास में 2-3 मकान हैं, उसमें एक में खुद रह रहा, बाकी सब खाली पड़े हैं या सारे खाली पड़े हैं। तो बहुत सारी सिचुएशंस होगी, बहुत सारी चीज़ें होगी जिसको हम पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इस चैप्टर के अंदर, और फाइनली हम एक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जिसके ऊपर टैक्स लगाना होगा। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम जिसके ऊपर हमें टैक्स लगाना है। तो आइए समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये जो इनकम के हेड है 5, उसमें ये हेड नंबर सेकंड है आपका। ये हेड नंबर कौन सा है, ये हेड नंबर आपका सेकंड है। फर्स्ट हेड कौन सा था, इनकम फ्रॉम सैलरी। सेकंड हेड ये है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, थर्ड हेड कौन सा होगा, इनकम फ्रॉम या प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। फोर्थ हेड कौन सा होगा, कैपिटल गेन, और फिफ्थ हेड कौन सा होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो वो सब हम करेंगे। अभी हम सेकंड हेड कर रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहले इसके ऊपर चार्जिंग सेक्शन जो लगता है वो 22 लगता है। सेक्शन नंबर कौन सा, 22। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन नंबर 22 जो है वो चार्जिंग सेक्शन है। ठीक, अब आइए पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो उसकी इनकम होगी उससे रिलेटेड कुछ कंडीशंस हैं। जो चार्जेबिलिटी सेक्शन है 22, उसकी कुछ कंडीशंस हैं कि हम किसको, पहले तो किसको हाउस मानेंगे और कौन सी हाउस पर मिलने वाला रेंट हमारे लिए इनकम होगा, वो इनकम टैक्सेबल होगी हाउस प्रॉपर्टी वाले इस हेड के अंदर। तो इसमें सबसे पहले कंडीशन नंबर फर्स्ट है, प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपीरेंट देयर टू, यानी कि ऐसी कोई भी बिल्डिंग या लैंड जो बिल्डिंग के साथ में लगी हुई है उसको हम हाउस प्रॉपर्टी मानेंगे। तो हाउस प्रॉपर्टी कौन सी होगी पहले ये बता दो, बाद में उससे रेंट मिलेगा वो इसमें टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी मानी ही नहीं जाएगी तो उससे रेंट इस हेड में टैक्सेबल होगा ही नहीं, फिर वो अदर सोर्सेज में या बिजनेस में चला जाएगा। तो हाउस प्रॉपर्टी है क्या, तो हाउस प्रॉपर्टी उसको मानेंगे जो कोई भी बिल्डिंग हो या बिल्डिंग से लगी हुई जमीन हो, यानी कि बिल्डिंग बनी है उसके पास में आसपास में एरिया खाली पड़ा है, लैंड पड़ी है, तो वो भी हाउस प्रॉपर्टी मानी जाएगी। तो इसको मैंने इस तरीके से समझाया है, अगर बिल्डिंग है और लैंड है और आपस में दोनों जुड़ी हुई है तो उसको हम हाउस प्रॉपर्टी मानेंगे। अगर बिल्डिंग है ओनली तो उसको भी हम हाउस प्रॉपर्टी मानेंगे। नेक्स्ट, अगर कोई एक ऐसी लैंड है लेकिन वो ओनली लैंड है, किसी बिल्डिंग के साथ में जुड़ी हुई नहीं है, तो उसको हम हाउस प्रॉपर्टी मानेंगे नहीं। तो खाली पड़ी लैंड जिसके ऊपर कोई प्रकार की, किसी प्रकार की कोई बिल्डिंग नहीं बनी हुई है, जुड़ी हुई नहीं है, तो वो हाउस प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। वो लैंड, उसको हाउस प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। हाँ, अगर कोई बिल्डिंग है तो उसको हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा। ऐसी बिल्डिंग जिसके साथ में लैंड भी लगी हुई है तो लैंड और बिल्डिंग दोनों को हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा। तो फर्स्ट चीज आपको याद हो गई होगी। नेक्स्ट, एसएससी बी द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। जो एसएससी है, एसएससी मतलब कौन होता है, जो टैक्स पेयर, वो व्यक्ति जो ऑनर है उस बिल्डिंग का और उसको जो रेंटल इनकम हो रही है उसके ऊपर वो टैक्स पे करेगा, उसको हम एसएससी बोलते हैं, करदाता बोलते हैं। तो वो जो एसएससी है, जो ऑनर है, वो कैसा ऑनर होना चाहिए, ऑनर होना चाहिए किसका, प्रॉपर्टी का। कैसा ऑनर, लीगल ऑनर होना चाहिए। हाँ, कुछ केसेस के अंदर आगे जब कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, सिचुएशंस आएगी, तब हम वहां पर क्या करेंगे, पोजीशन को इंपॉर्टेंट कर देंगे। जैसे दो भाई लड़ रहे हैं, दोनों ही ऑनर हैं, लेकिन अब किराया किसको मिल रहा है, जिसके कब्जे में वो प्रॉपर्टी है, वो बिल्डिंग है, वो किराया उसको मिल रहा है, तो उसके हैंड में टैक्सेबल हो जाएगी। तो वहां पर पोजीशन वाला भी मामला आएगा, वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट, फिर आता है यूज, थर्ड पॉइंट, यूज ऑफ प्रॉपर्टी। अब आप उस प्रॉपर्टी का यूज क्या कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, अब हाउस प्रॉपर्टी ही, हाउस प्रॉपर्टी कौन सी, वो बिल्डिंग या बिल्डिंग से लगी हुई जमीन
जो हाउस प्रॉपर्टी हमने मानी है, हाँ, उसका आप यूज कहाँ कर रहे हैं? एक तो कर रहे हैं आप नॉन कॉमर्शियल यूज, मतलब कॉमर्शियल यूज नहीं कर रहे हैं। कॉमर्शियल यूज का मतलब क्या होता है कि आप किसी बिजनेस में उसको यूज ले रहे हैं, आप खुद बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आप अपनी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, उसको बोलते हैं कॉमर्शियल यूज। अगर आप अपने खुद के बिजनेस में उसको यूज करते हैं, खुद के बिजनेस के अंदर, आपका खुद का बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके एक बिल्डिंग है और उसके अंदर जो है आपने एक किराने की दुकान लगा रखी है, तो आप अपनी खुद की किराने की दुकान उस बिल्डिंग के अंदर चला रहे हैं या कोई बेकरी शॉप चला रहे हैं, तो आप अपनी उस बिल्डिंग को बिजनेस में यूज कर रहे हैं, तो फिर वो इनकम जो है, वो जो प्रॉपर्टी है उससे जो भी इनकम होगी वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंदर चली जाएगी, जो कि हेड नंबर हमारा 3rd है। उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर हम टैक्सेबल नहीं करेंगे। या फिर आप क्या कर रहे हैं, आपका बिजनेस ही यही है, प्रॉपर्टी खरीदना, उसको रेंट पे देना, यही आपका बिजनेस है। प्रॉपर्टी खरीदना, उसको रेंट पे देना, आपको और कुछ नहीं कर रहे हो, यही आपने बिजनेस बना रखा है। आपकी बहुत सारी प्रॉपर्टियां, उन सबको आप रेंट पे चढ़ाते रहते हो, उससे जो कमाई होती है, ये बिजनेस है आपका। तो भी वो कहाँ चला जाएगा, इनकम जो है वो चली जाएगी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंदर, जो हेड नंबर 3rd है, इनकम का हेड नंबर 3rd है। ओके, लेकिन अगर आपका ऐसा कोई कॉमर्शियल यूज नहीं है, आप तो ठीक है कुछ अपना काम धंधा कर रहे हैं, लेकिन कभी 2 मकान है आपके या ऊपर वाला फ्लोर खाली पड़ा है, तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, उसको रेंट पे चढ़ा देते हैं, तो फिर उससे जो रेंट रिसीव होगा वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। ओके, नेक्स्ट, डीम्ड ओनर कौन होता है? अब ये अच्छा है, देखो नेक्स्ट कंडीशन क्या है, डीम्ड ओनर, या नेक्स्ट चार्जेबिलिटी सेक्शन क्या है, डीम्ड ओनर। जैसे मिस्टर विजय जो है, हाँ, वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है अपने स्पाउस को। अब मैंने यहाँ पर स्पाउस 2 बना दिए, 2 तो कैसे होंगे, एक ही होगा। तो मिस्टर विजय जो है वो अपने स्पाउस को क्या कर देता है, या मतलब स्पाउस का मतलब हो गया जीवन साथी, स्पाउस को क्या बोलते हैं, जीवन साथी। तो कोई भी व्यक्ति जो है वो अपनी जो भी प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी है, उसको ट्रांसफर कर देता है। ट्रांसफर मतलब अपने वाइफ के नाम करवा दिया मिस्टर विजय ने, तो अब वो प्रॉपर्टी किसकी होगी, मिस्टर विजय की वाइफ की प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, वो उसकी ऑनर हो गई, ठीक है। बट इसके बदले में कोई, ट्रांसफर करने के बदले में कोई विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन, मतलब कुछ कंसिडरेशन नहीं लिया, कुछ प्रतिफल नहीं लिया, इसके बदले में विजय को कुछ नहीं मिला। अब वाइफ से वो क्या लेगा, पहली बात तो, ठीक है। तो अब वो मतलब अब हाँ, जीवन साथी है, स्पाउस है, तो अब प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर कर ही सकते हैं, है ना। बट प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दो, ऑनर वाइफ बन जाएगी, लेकिन अगर उस बिल्डिंग से रेंट रिसीव्ड होता है उसकी वाइफ को, तो वो रेंटल इनकम वाइफ की नहीं मानी जाएगी, वो किसकी मानी जाएगी, मिस्टर विजय की मानी जाएगी। तो मिस्टर विजय एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 उस बिल्डिंग का, उस प्रॉपर्टी का डीम्ड ओनर माना जाएगा, मतलब मान लिया जाएगा कि मिस्टर विजय ही उसका ओनर है, और वो जो रेंट मिल रहा है वो मिस्टर विजय के लिए इनकम है, और मिस्टर विजय को उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, उसकी वाइफ को उसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी इनकम उनकी पहले से बहुत ज़्यादा होती है, भाई 5 हेड की इनकम टोटल होके फिर टैक्स लगता है ना। तो वो अपनी इनकम टैक्स को बचाने के लिए अपनी प्रॉपर्टी अपने वाइफ, अपने बेटे या ऐसे कर देते हैं, ठीक है, और उसके बदले में कुछ कंसिडरेशन नहीं लेते हैं, प्रतिफल नहीं लेते हैं, ठीक है। उनका मेन उद्देश्य ही होता है टैक्स बचाना। तो फिर गवर्नमेंट ने बोल दिया भाई ऐसा तो नहीं होगा, इनकम टैक्स एक्ट बोलता है अगर आप विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर कर दोगे तो भले ही वो प्रॉपर्टी उसकी है, ओनर वो है, वाइफ है उसकी, बट उसके ऊपर जो रेंटल इनकम उसकी वाइफ को मिल रही है वो रेंटल इनकम वाइफ की नहीं, मिस्टर विजय आपकी मानी जाएगी, और आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, और आपकी टोटल इनकम में वो जाके ऐड हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट आता है फिर हमारा इसके बाद में को ओनरशिप, 5th नंबर पॉइंट। अब ये को ओनरशिप क्या होता है, देखो को ओनरशिप क्या होता है। को ओनरशिप का मतलब हो गया कि एक ही प्रॉपर्टी के एक से ज्यादा ओनर है। को ओनर मतलब एक से ज्यादा ओनर होता ही है ना, ऐसा एक ही प्रॉपर्टी के 2-3 ओनर होते हैं, जैसे 3 भाई है, तीनों ओनर है उस प्रॉपर्टी के। तो फॉर एग्जांपल के लिए एक प्रॉपर्टी है उसमें 3 ओनर है, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी, और उस प्रॉपर्टी से इनकम कितनी होती है, 4,50,000। प्रॉपर्टी की वैल्यू की यहाँ पर प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, उससे जो प्रॉफिट होगा वो यहाँ पर टैक्सेबल नहीं होता है। यहाँ पर तो उस प्रॉपर्टी को किराए पे चढ़ाने से जो रेंट आ रहा है वो रेंटल इनकम टैक्सेबल होती है। तो वो प्रॉपर्टी किराए पे दी हुई है, मिस्टर ए बी सी तीनों की प्रॉपर्टी है, और किराया कितना मिल रहा है वहाँ से, रेंटल इनकम कितनी हो रही है, 4,50,000 रुपीज़ की रेंटल इनकम हो रही है। तो अब ये 4,50,000 किसके लिए टैक्सेबल होगा और किसकी इनकम माना जाएगा, तो भैया तीनों की इनकम माना जाएगा। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा तीनों में, हाँ बिल्कुल बांटना पड़ेगा 4.5 लाख रुपए को। तो हमें देखना पड़ेगा वेयर शेयर डिसाइडेड, क्या पहले से शेयर डिसाइड है,
कि किसको कितना इनकम मिलेगा, किसकी कितनी प्रॉपर्टी है। हाँ, अगर शेयर डिसाइड है, फॉर एग्जांपल के लिए शेयर क्या है, डिसाइड है, यस बिल्कुल डिसाइड है, और इसमें जो है बराबर तीनों को मिलेगा, तो ए बी सी, तो ए की इनकम कितनी मानी जाएगी, बराबर, मतलब 1:1:1 रेशियो इनके पहले से डिसाइड है। हो सकता है कुछ और रेशियो, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मान रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, 4,50,000 का 1/3 कितना हो जाएगा, 4,50,000 का 1/3 कितना हो जाएगा, 1,50,000 ही होगा, और तो क्या, ठीक है। तो 1,50,000 किसकी मानी जाएगी, रेंटल इनकम ए की। ऐसे कैसे, 150 किसकी मानी जाएगी, बी की, और 150 किसकी मानी जाएगी, सी की, क्योंकि यहाँ पर शेयर डिसाइड था। ओके, बट अगर शेयर डिसाइड ही नहीं हो पहले से, हम तो भाई हैं, हमें क्या शेयर डिसाइड होना, बड़ा भाई रखेगा। तो इस केस में वेदर शेयर इज नॉट डिसाइडेड, जहां पर उस प्रॉपर्टी का शेयर डिसाइड नहीं होता है, जिसकी वजह से हम रेंट का डिस्ट्रीब्यूशन या इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में हम उसको एओपी मान लेंगे। एओपी क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। याद है रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर मैंने बताया था, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी एक कैटेगरी है बिजनेस की, तो उसको एसोसिएशन ऑफ पर्सन माना जाएगा और फिर टैक्सेबल किया जाएगा, यानी कि उसको इंडिविजुअली उस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होगा, वो बिजनेस मान लिया जाएगा एक तरीके का। ओके, नेक्स्ट, ये कितने पॉइंट हो गए हमारे, 5। फिर आता हमारा पॉइंट नंबर 6, कंपोजिट रेंट, मतलब संयुक्त किराया। हिंदी में क्या बोलते हैं, संयुक्त किराया। अब ये क्या होता है कि कई बार क्या करते हैं लोग, बिल्डिंग तो किराए पे देते ही हैं, बिल्डिंग तो किराए पे देते ही है ना, तो उससे रेंट तो मिलता ही मिलता है, इसके अलावा उसके अंदर जो सुविधाएं होती है उसका किराया भी साथ में लेते हैं। जैसे उसके अंदर कोई फर्नीचर लगा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, गैस का बिल हो गया, है ना, मेंटेनेंस का खर्चा हो गया, ये सब मिला करके रेंट ले लिया जाता है। तो कई बार तो ये डिफरेंट होता है, बोल दिया जाता है, जैसे कोई लोग किराए पे लेते हैं ना, तो उनको बोला जाता है भैया देखो ये 6,000 रुपये किराया लगेगा, इसके अलावा लाइट पानी रिपेयरिंग वगैरह वो अलग है, वो जितना खर्चा आएगा वो अलग से देना पड़ेगा, तो वो संयुक्त नहीं है, वो अलग है। तो इस केस में हमारी रेंटल इनकम कितनी मानी जाएगी, वो 6,000 रुपीज़। बाकी सब जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वगैरह है, जो भी खर्चे हैं वो तो अलग है, तो उसको तो इनकम मानना ही नहीं है। बट अगर ऐसा हो तो कई बार ऐसा होता है, लोग क्या करते हैं, बोलते हैं आपको महीने के 10,000 रुपये देने हैं, ये रही बिल्डिंग, इसको यूज़ करो, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह, वाटर बिल वगैरह जो भी खर्चे हैं सब इसके अंदर शामिल। तो ये हो गया कंपोजिट रेंट, संयुक्त किराया। तो इस केस के अंदर रेंटल इनकम कितनी मानी जाएगी और वो जो खर्चा है वो कितना माना जाएगा, क्योंकि रेंटल इनकम तो टैक्सेबल होगी इस हेड के अंदर। तो हम यहाँ पर देखेंगे वेदर दीज आर सेपरेबल, यानी कि क्या जो रेंट है और जो अदर खर्चे हैं उनको सेपरेट किया जा सकता है, जो हम ले रहे हैं हमारे टेनेंट से। हाँ, यस किया जा सकता है। तो जो रेंट ऑफ प्रॉपर्टी है, रेंट आ रहा है प्रॉपर्टी से, वो तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो जाएगा, और जो चार्जेस ऑफ फैसिलिटी है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में चले जाएंगे। यानी कि अगर मैंने कोई मकान किराए पे दे दिया और मैंने 10,000 रुपये किराए पे दिया, उस पर 6,000 रुपये तो किराए के और 4,000 रुपये बाकी खर्चों के, तो 6,000 रुपये तो कहाँ चले जाएंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में मेरे को मिल रहे हैं, वहाँ टैक्सेबल होंगे। और जो 4,000 रुपये मैं अदर फैसिलिटी के ले रहा हूँ, वो फर्नीचर अच्छा खासा है उसके ले रहा हूँ, टीवी वगैरह लगा हुआ, एसी वगैरह लग रहा है उसका ले रहा हूँ, तो वो सब कहाँ चला जाएगा, मेरे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, जो हेड नंबर इनकम का हेड नंबर 5 है उसके अंदर जाएंगे। हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर उसको भी करेंगे। ओके, फिर आता है हमारा नहीं, नो, हम जो है इस रेंट ऑफ बिल्डिंग यानी कि रेंट को और जो अदर चार्जेस है इसको सेपरेट कर ही नहीं सकते। अगर सेपरेट नहीं कर सकते तो पूरा का पूरा रेंट कहाँ चला जाएगा, होल रेंट कहाँ चला जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर चला जाएगा। यानी कि उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल नहीं किया जाएगा अगर उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो ये होता है कंपोजिट रेंट के केस में। ठीक, तो यहाँ तक हमने ये 6 पॉइंट्स थे जो हमारे क्या थे, ये थे हमारे चार्जिंग सेक्शंस। क्या थे, कंडीशंस ऑफ चार्जेबिलिटी। ठीक है, बहुत इजी थे, आप इसको वापस रिवाइज करना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो भाई हाउस प्रॉपर्टी किसको मानते हैं, तो बिल्डिंग को मानेंगे, बिल्डिंग से लगी हुई जमीन को मानेंगे, बट लैंड अगर ओनली है तो उसको हाउस प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे। लीगल ऑनर होना चाहिए प्रॉपर्टी का, जो एसएससी है। आप प्रॉपर्टी का यूज़ क्या कर रहे हैं, कॉमर्शियल यूज़ कर रहे हैं, बिजनेस यूज़ कर रहे हैं। कॉमर्शियल यूज़ कर रहे हैं अगर आप उसका, है ना, बिजनेस यूज़ कर रहे हैं तो उसको इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में माना जाएगा। और कॉमर्शियल यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप ओनली किराए पे दे रहे हैं, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में वो किराया टैक्सेबल होगा। डीप्ड ऑनर का मतलब हो गया अगर कोई अपने स्पाउस को बिना फेयर कंसिडरेशन या बिना विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन के, बिना पैसों के कुछ भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देता है, तो ट्रांसफ़र भले कर दो, उस पर जो किराया मिल रहा है वो आपका ही माना जाएगा और उस हस्बैंड को या उस पर्सन को डीम्ड ओनर माना जाएगा।
को ओनरशिप के केस में अगर किराए को सेपरेट किया जा सकता है तो उन सबको सेपरेट करके उनके लिए टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, और अगर उस शेयर को सेपरेट नहीं किया जा सकता तो फिर वो जो है पूरा का पूरा एसोसिएशन ऑफ पर्सन के तहत जो है टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट, कंपोजिट रेंट, अगर रेंट को और उसमें जो अदर फैसिलिटीज हैं उसको अलग किया जा सकता है तो फिर रेंट जो है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा, और अगर जो फैसिलिटी है वो अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चली जाएगी, जो हेड नंबर 5 है हमारा। लेकिन अगर इनको सेपरेट किया ही नहीं जा सकता तो पूरा का पूरा रेंट जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा। आया समझ में? तो क्या है नेक्स्ट हमारा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नॉट चार्जेबल टू टैक्स। ऐसी इनकम जो हाउस प्रॉपर्टी से मिल रही है लेकिन उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, ऐसी कौन कौन सी इनकम है? तो इनकम फ्रॉम फार्म हाउस, अगर आपका फार्म हाउस है, हमने एग्रीकल्चरल इनकम के अंदर पढ़ा था कि फार्म हाउस क्या होता है, ओके, और उसकी क्या लिमिट्स होती है, कितने किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, है ना, तो वो हम सब ने एग्रीकल्चरल इनकम के अंदर पढ़ा था फार्म हाउस, तो उसको मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं समझाऊंगा, पहले समझ चुके हैं। तो वो फार्म हाउस हमने पढ़ लिया। तो फार्म हाउस अगर है और उसके ऊपर फार्म हाउस को आपने किराए पे दे दिया और उससे आपको इनकम मिल रही है तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगी। ओके, प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस, आपने प्रॉपर्टी इसलिए रख रखी है, आपके पास कोई बिल्डिंग है, हाउस प्रॉपर्टी, उससे लगी हुई जमीन है, वो इसलिए रखी है ताकि लोगों को चैरिटी दे सके, चैरिटेबल पर्पस के लिए रखी है। मतलब उस जमीन को नहीं देना है, लेकिन उस जमीन पर जो भी एक्टिविटी हो रही है, उस प्रॉपर्टी पे जो भी एक्टिविटी हो रही है वो चैरिटेबल पर्पस के लिए है, धर्मार्थ उद्देश्य के लिए है, धर्म करने के लिए उद्देश्य के लिए है, चंदा वगैरह देने के लिए उद्देश्य के लिए। चैरिटेबल पर्पस आप समझ गए होंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन। अगर आप, ये हम तो पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर प्रॉपर्टी खुद के बिजनेस में यूज हो रही है तो उससे जो इनकम होगी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगी, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्सेबल होगी। ओके, वन हाउस फॉर सेल्फ लेट आउट, अब इस वन को 2 कर दिया है, पहले 1 था अब 2 कर दिया है, अब कितने हो गए 2। कोई 2 मकान आप अपने लिए रख सकते हैं, पहले 1 था अभी 2 कर दिया है, तो 2 हाउस फॉर सेल्फ लेट आउट। सेल्फ लेट आउट मतलब आप अपने लिए उसको उपयोग में कर रहे हैं, तो उसमें फिर कोई भी जो इनकम होगी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगी। वैसे भी खुद के उपयोग में अगर कोई भी हम मकान लेते हैं तो उस केस के अंदर हमको इनकम वैसे भी नहीं होती है, लेकिन 2 से जब ज़्यादा होते हैं तब थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। डीम्ड हम उसको मान लेते हैं कि वो किराए पे दिए गए हैं, लेकिन वो हम आगे डिटेल में स्ट्रक्चर वाइज पूरा उसको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्या था, इनकम फार्म हाउस की हो गई। सेकंड क्या हो गया, चैरिटेबल पर्पस के लिए रखा हुआ है। थर्ड नंबर क्या हुआ, बिजनेस, खुद के बिजनेस और प्रोफेशन में आप उसको यूज ले रहे हैं, या फिर आपके पास 1 मकान है जो आप खुद यूज ले रहे हैं, 2 मकान है आप खुद यूज ले रहे हैं, तो वो भी जो है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्ट्रेशन ट्रेड यूनियन एंड लोकल अथॉरिटी। जो प्रॉपर्टी है उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ हो चुका है, ट्रेड यूनियन के अंदर या लोकल अथॉरिटी ने उसका रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो फिर उससे जो भी इनकम होगी वो ट्रेड यूनियन एंड लोकल अथॉरिटी के लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। पैलेस ऑफ एक्स रूलर, मतलब पुराने टाइम में राजा महाराजा होते थे ना, तो उनके, अब वो एक्स रूलर हो गए, भूतपूर्व राजा, तो वो जो भी हैं एक्स रूलर्स हैं, उनके पैलेसेस जो हैं उसमें से कोई भी एक पैलेस जो है उससे जो भी इनकम आ रही है वो एग्जम्प्ट होगी, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन 1 से ज़्यादा अगर पैलेसेस हैं तो एक को छोड़कर बाकी सब पैलेसेस की जो इनकम है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मानी जाएगी, अगर उसको किराए पे पैलेसेस को दे रखा है तो। ओके, ठीक। अब आता है हमारा नेक्स्ट कि आपकी प्रॉपर्टी कहाँ है। प्रॉपर्टी आपकी इन फॉरेन कंट्री है, प्रॉपर्टी आपकी फॉरेन कंट्री में है, तो उस केस में क्या होगा, तो हमें 2 चीज़ें देखनी है, हम ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर हमने किया था कि इनकम रिसीव्ड इन इंडिया या इनकम अर्न इन इंडिया, दोनों में से कोई भी एक्टिविटी, या तो इनकम रिसीव्ड इंडिया में हो रही है या इनकम अर्न इंडिया के अंदर की जा रही है, दोनों में से कोई भी एक्टिविटी एक इंडिया के अंदर हो गई या दोनों हो गई, तो तीनों के लिए OR के लिए, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, तीनों के लिए क्या होगा, इंडिया के अंदर जो है टैक्सेबल होगा। ओके, नेक्स्ट आता है मेन पार्ट हमारा, और ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए क्योंकि इसी से आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है उसका कंप्यूटेशन कैसे होगा, तो सबसे फर्स्ट आता है आपको इसके अंदर ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, GAV। भाई
हमारी हाउस प्रॉपर्टी है, रेंट पे दे रखी है, किराया वहाँ से आ रहा है, लेकिन अब उसकी कैलकुलेशन तो करनी होगी ना कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में वो रेंटल इनकम कितनी टैक्सेबल है, कितनी रेंटल इनकम को हम टैक्सेबल करेंगे, क्या कोई डिडक्शन है, क्या कोई एग्जम्पशन है, क्या कोई छूट भी मिलेगी या पूरा ही टैक्सेबल होगा। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट हमें ये कंप्यूटेशन वाली टेबल याद होनी चाहिए जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपकी बहुत हेल्प करेगी। अब इसके अंदर सबसे फर्स्ट आता है आपका, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, GAV। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी बताऊंगा। तब जैसे हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, उसमें से हमको लेस करना है दो चीजें, एक अनरियलाइज रेंट और एक टैक्स पेड टू लोकल अथॉरिटी बाय लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड मतलब मकान मालिक, वो SSC जिसके लिए ये इनकम है ना, किराएदार के लिए इनकम थोड़ी, उसके लिए तो खर्चा है। तो SSC जो लैंडलॉर्ड है, जो ओनर है, उसी के लिए इनकम है ये जो किराया मिल रहा है। तो लैंडलॉर्ड ने अगर कोई भी लोकल अथॉरिटी को कोई टैक्स पे किया है, टैक्स पे टू लोकल अथॉरिटी, जैसे नगर निगम वगैरह हो गए ना, है ना, तो उनको अगर सिटी का डेवलपमेंट करने के लिए जो होते हैं, उनको अगर कोई टैक्स पे किया है, किसने, लैंडलॉर्ड ने लोकल अथॉरिटी को कोई टैक्स पे किया है, तो वो उसकी छूट मिल जाएगी। ओके। इसके अलावा अनरियलाइज रेंट, कोई किराएदार ऐसा बदमाश था, ऐसा टेनेंट बदमाश था कि हमने लाख कोशिशें कर ली लेकिन उससे हम किराया नहीं निकलवा पाए। उसने, हो सकता है कि वो साल भर रहा लेकिन 4-5 महीने का उसने किराया नहीं दिया। जो किराया नहीं दिया वो अनरियलाइज्ड रेंट हो गया, अप्राप्त किराया हो गया, तो वो यहाँ पर लेस हो जाएगा। लेकिन ये इनकम टैक्स के अंदर अनरियलाइज रेंट तब माना जाता है जब आपने पूरी कोशिश करी हो रेंट रियलाइज करने की, आपने केस किया हो उसके ऊपर, लीगल एक्शन लिया हो और फिर भी उसने किराया नहीं दिया है, तो उसको अनरियलाइज रेंट माना जाएगा। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो आएगी उसमें से दो चीजों की छूट मिलेगी, एक अनरियलाइज रेंट की और एक टैक्स पेड बाय लैंडलॉर्ड टू लोकल अथॉरिटीज। ये दोनों लेस जैसे हम किस में से करेंगे, GAV में से करेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से करेंगे, तो हमारे पास में आ जाएगी NAV। ये भी AV, ये भी AV, लेकिन ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू है, ये नेट एनुअल वैल्यू है, तो नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी। अब नेट एनुअल वैल्यू के अंदर दो डिडक्शन मिलेगी। एक तो डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 24, वो है स्टैच्यूटरी डिडक्शन, ये सभी को मिलती है। जो भी यहाँ पर NAV आएगी उस NAV का 30%, ये देखो NAV का कितना, इस NAV का कितना 30% छूट मिल जाएगी। जैसे NAV आ गई 1 लाख रुपए की, तो 1 लाख का 30% कितना हो गया, 30,000 रुपए, तो वो 30,000 रुपए की यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपने उस प्रॉपर्टी, जो भी आपकी हाउस प्रॉपर्टी है ना, उसके ऊपर अगर आपने लोन ले रखा है और उस लोन के लिए आप, जैसे लोग लेते हैं ना, होम लोन लेते हैं, लोन ले रखा है, आपने पहले ले रखा है या अभी ले रखा है, तो उस लोन का जो आपको इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं, लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं, उस इंटरेस्ट की आपको छूट मिल जाएगी। यहाँ पर कितनी छूट मिलेगी, उस साल, जिस साल का ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, हमारा जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 23-24, तो 23-24 के अंदर आपने कितना रेंट पे किया है ना, तो वो रेंट, कितना रेंट आपको मिला वो यहाँ आएगा। तो वैसे ही वैसे 23-24 के अंदर आपने कितना इंटरेस्ट पे किया, तो वो उस इंटरेस्ट की यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगी। इसके अलावा प्री पीरियड का भी कुछ इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में क्या आ जाता है, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो बहुत ईजी है, देखो मेरे साथ, देखो आपको ये याद हो जाएगा। सबसे पहले आपको GAV लेना है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसमें से दो चीजें लेस करनी है, एक अनरियलाइज रेंट और एक टैक्स पेड टू लोकल अथॉरिटी बाय लैंडलॉर्ड, ये दो चीजें लेस कर देंगे। तो GAV ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से ये दो चीजें लेस करने के बाद आ जाएगी NAV, यानी कि नेट एनुअल वैल्यू। अब उसमें दो डिडक्शन मिलते हैं, एक तो डिडक्शन मिलता है स्टैच्यूटरी डिडक्शन, वो 30% मिलता है अंडर सेक्शन 24। ओके, किसका 30%, NAV का 30%, और एक अगर इंटरेस्ट पे किया तो उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। इसके बाद में NAV में से ये दोनों, एक 30% डिडक्शन और एक इंटरेस्ट पे जो किया है, ये दोनों की आपको डिडक्शन मिलने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो अमाउंट हो जाएगा हमारा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आया समझ में। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा कंप्यूटेशन कैसे करना है। अब आती है मेन बात कि एक एक पॉइंट को समझना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है कि GAV कैसे निकालें, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालें। आइए बताते हैं आपको कैलकुलेशन ऑफ GAV। यहां पर एग्जांपल है, बहुत बढ़िया है, ताकि आपको यही समझ में आ जाएगा। अगर आपको GAV कैलकुलेट करनी है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आपको क्वेश्चन में चार चीजें दे रखी होगी। एक आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा MV का मतलब क्या होता है, म्युनिसिपल वैल्यू। क्या दे रखा होगा, म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी होगी। जैसे हमारे क्वेश्चन में म्युनिसिपल वैल्यू कितनी दे रखी है, 1,10,000। एक आपको दे रखा होगा फेयर रेंट।
फेयर रेंट मतलब आसपास के मकानों का किराया कितना है, उसको फेयर रेंट बोलते हैं। वो दे रखा है फॉर एग्जांपल के लिए 1,30,000। ये पूरा एनुअली है, अगर मंथली हो तो 12 से मल्टीप्लाई करके कर देंगे। ओके, एक स्टैंडर्ड रेंट, ये स्टैंडर्ड रेंट जो है रेंटल एक्ट एक बना हुआ है उसके हिसाब से है। तो स्टैंडर्ड रेंट कितना है, 1,10,000 रुपये। और एक्चुअल रेंट, वास्तव में आपने जो वो किराए पे दिया है तो वहाँ से एक्चुअल रेंट आपको कितना मिल रहा है, तो 10,000 पर मंथ मिल रहा है। तो 12 महीने का कितना हो गया, 1,20,000। तो क्या क्या चीज़ें दे रखी है आपको, MV, FR, SR, AR। तो दो कितने आर है, 3 तो आर है और एक V है। तो MV, FR, SR, AR। MV मतलब म्यूनिसिपल वैल्यू, ठीक है, FR मतलब फेयर रेंट, SR मतलब स्टैंडर्ड रेंट, AR मतलब एक्चुअल रेंट। ये 4 चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। अब इनकी हेल्प से हमको ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे आइए बताते हैं कैसे निकालते हैं। 1 सेकेंड, ये देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है आपको लेना है MV। स्टेप 3 स्टेप है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको लेनी है म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है, म्युनिसिपल वैल्यू हमारी 10 लाख। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है, 1 लाख, सॉरी ऊपर दे रखी थी म्युनिसिपल वैल्यू क्वेश्चन में। और क्या लेना है, FR मतलब फेयर रेंट। 2 चीजें लेनी है, तो एक तो हमने ले लिया MV और एक ले लिया FR। MV कितना, 1 लाख, FR कितना है, 1,30,000। अब देखना दोनों में से ज्यादा कौन सा है, तो फर्स्ट और सेकंड 2 ले लिए हमने। फर्स्ट था MV, सेकंड था FR म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट। दोनों में से हायर कौन सा है, सर दोनों में से हायर है 1,30,000। ये देखो 1 लाख और 1,30,000, दोनों में से ज्यादा कौन सा, 1,30,000। इसको मान लिया मैंने E। ठीक, अब आ जाओ स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, जो ये A आया था, ये A कितना आया था, 1,30,000। और SR जो क्वेश्चन में दे रखा है स्टैंडर्ड रेंट, वो कितना, 1,10,000। इन दोनों में से कम कौन सा है, अब देख लो 1,30,000 और 1,10,000, कम कौन सा, 1,10,000। इसको बोल देंगे B। स्टेप नंबर 3 के अंदर B लेना है, यानी कि ये 1,10,000 लेना है। और एक्चुअल रेंट वो क्वेश्चन में दिया हुआ कितना, 1,20,000। अब दोनों में से ज्यादा कौन सा है, दोनों में से ज्यादा कौन सा, 1,20,000। 1 लाख और 1,20,000 में से ज्यादा कौन सा, 1,20,000। तो ये जो 1,20,000 आया लास्ट नंबर, स्टेप नंबर 3 का जो आंसर आया 1,20,000, ये है हमारा GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। यानी कि सबसे पहले आपको MV लेना है और FR लेना है। दोनों में से जो ज्यादा हो उसको हम A बोल देंगे। स्टेप नंबर 2, वो जो A आया है फर्स्ट स्टेप से और स्टैंडर्ड रेंट दोनों में से, SR दोनों में से कम कौन सा, उसको हम B बोल देंगे। अब जो स्टेप नंबर 2 से B आया है वो B और एक्चुअल रेंट दोनों में से ज्यादा कौन सा है, उसको हम बोल देंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा फिर अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट के बारे में पहले बता चुका हूँ। ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू में इससे क्या हो जाता है, लेस हो जाता है, ठीक है। और म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय लैंडलॉर्ड, ये लेस करने के बाद नेट एनुअल वैल्यू आती है। बट ये अनरियलाइज रेंट जो है ये ऐसे थोड़ी है कि यूँ तो हो सकता है मिली भगत हो, डिडक्शन लेने के लिए अनरियलाइज रेंट जो है वो क्रिएट कर दिया। तो इसके लिए ये बेनिफिट, अनरियलाइज रेंट का बेनिफिट तभी मिलेगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो, क्या, रेंट एग्रीमेंट बना हुआ हो और लीगल एक्शन ले लिया हो टेनेंट पर, लैंडलॉर्ड ने केस वेस कर रखा हो, पूरी कोशिश करी हो 100% की किराया निकलवा लूँ लेकिन फिर भी नहीं दिया, तो उस केस में उसकी डिडक्शन मिलेगी। ये प्रूफ देने पड़ेंगे, अदरवाइज डिडक्शन अनरियलाइज रेंट की नहीं मिलेगी। नेक्स्ट आता है आपका फिर कैलकुलेट NAV इन डिफरेंट कैटेगरीज। देखो NAV का कैलकुलेशन डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर होता है। तो वैसे 2 कैटेगरी होती है हमारे यहाँ पर। एक तो होता है LOP। LOP का मतलब होता है लेट आउट प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जो हमने किराए पे दे रखी है, तो उसमें NAV कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट एनुअल वैल्यू। और एक होता है SOP। SOP का मतलब होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जो हम खुद यूज करते हैं, ठीक है। अगर अब यहां पर हम फर्स्ट क्या ले रहे हैं, LOP। LOP मतलब लेट आउट प्रॉपर्टी, लिखा हुआ भी देखो। लेट आउट प्रॉपर्टी में अगर NAV निकालनी है तो हम कैसे निकालते हैं, वो बहुत ईजी है। ये पहले जो हमने पढ़ा था वो यही था, क्या था, इसमें आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेनी है, उसमें से अनरियलाइज रेंट लेस करना है, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय लैंडलॉर्ड ये लेस करना है, तो क्या आ जाएगी, NAV आ जाएगी। और उसके अंदर डिडक्शन 2 लेस कर देंगे, सिंपल। एक तो स्टैट्यूटरी डिडक्शन अंडर सेक्शन 30 ऑफ NAV और ऑन NAV और इंटरेस्ट पेबल, तो ये दोनों लेस कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इनकम फ्रॉम टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। लेकिन अगर SOP हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो, तो यहां पे देखिए फिर यहां मामला अलग हो जाएगा NAV निकालने का। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में ये बहुत काम आएगा। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो किराए पे नहीं दे रखी है, आप खुद उसको यूज कर रहे हैं, इसको बोलते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो SOP के केस के अंदर आपको क्या करना होता है
कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कितनी है, तो दो सिचुएशन आती हैं, दो है या दो से ज़्यादा है। यानी कि आपके पास जो बिल्डिंग्स हैं, हाउस प्रॉपर्टी है, वो दो है या दो से ज़्यादा है। अगर आपके पास बिल्डिंग या हाउस प्रॉपर्टी जो है वो दो है और दोनों को आप खुद, है ना, दोनों ही आप खुद यूज़ करते हैं, रियल एसओपी है। रियल एसओपी का मतलब क्या हो गया, आप खुद उसको यूज़ करते हैं, तो एनुअल वैल्यू क्या मानी जाएगी, जीरो। एनुअल वैल्यू जीरो मानी जाएगी, तो जीएवी कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। म्युनिसिपल टैक्स और अनरियलाइज रेंट होगा ही नहीं, क्योंकि आप खुद यूज़ कर रहे हैं, रेंट पे दे ही नहीं रखा, तो जीएवी जीरो आ जाएगी, एक्चुअल रेंट होगा ही नहीं तो जीरो आ जाएगा। ओके, और इसके अलावा अनरियलाइज रेंट होगा ही नहीं, क्योंकि खुद यूज़ कर रहे हैं ना, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और दो प्रॉपर्टी आप उसमें रहते हैं, दोनों में, एक में आपका भाई रह रहा है, एक में आप रह रहे हैं, दोनों में आप रहते हैं। अब इस केस के अंदर जो एनुअल वैल्यू है वो क्या मानी जाएगी, जीरो, और जीरो होगी तो कोई डिडक्शन भी नहीं मिलेगा अंडर सेक्शन 30, अंडर सेक्शन 24 जो 30% एनएवी का डिडक्शन मिलता है वो कैसे मिलेगा, क्योंकि वो डिडक्शन मिलता ही कैसे है, 30% ऑफ एनएवी, एनएवी जीरो है, जीरो का 30% कर दो तो डिडक्शन जीरो ही होगा, तो नो डिडक्शन। बट अगर इंटरेस्ट पे किया है तो उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। तो ये सर, ये तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माइनस में चली जाएगी, तो जाएगी, नेगेटिव आ सकती है, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नेगेटिव आ सकती है, ताकि वो आगे जाके सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। आगे एक चैप्टर भी है, उसको सेट ऑफ कर लेंगे हम अदर इनकम से, ठीक है, अदर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से, अदर इनकम से। ओके, ठीक, कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं उसको, तो वहां यूज आ जाता है। इसलिए अगर इंटरेस्ट पे किया है तो उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। इस इंटरेस्ट के ऊपर अभी मैं पूरी बात करूंगा। अब आ जाते हैं नॉट ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, मतलब ना तो रेंट पे दे रखी है और ना खुद आप उसमें रहते हैं। तो रीजन क्या है भैया, रीजन है ड्यू टू जॉब, जॉब की वजह से, एम्प्लॉयमेंट की वजह से आप कहीं और रहते हैं, तो इस केस में तो इसको रियल एसओपी मान लिया जाएगा। बट अदर रीजन है तो डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी मान लिया जाएगा। डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी मतलब ऐसा माना जाएगा कि भैया आपके मकान दो खाली पड़े, लॉक लगा हुआ है, लेकिन ऐसे ही पड़े हैं, कोई एम्प्लॉयमेंट का वजह नहीं है, तो ऐसा माना जाएगा दोनों किराए पे दिए हुए हैं और उनका जो किराया है वो कैलकुलेट किया जाएगा। अब कैसे, एक्चुअल में तो रिसीव हो ही नहीं रहा है, तो उसका भी तरीका है आगे, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बहुत सॉल्व होता है वो। तो डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी आसपास के मकानों का किराया वगैरह जो है वो मान करके कि इसका भी इतना ही किराया होगा, डीम्ड लेट आउट मान लिया जाएगा, मान लिया जाएगा किराए पे दिया हुआ है, और उससे जो भी इनकम मानी जाएगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। ओके जी। अब आता है कि अगर एक से ज़्यादा मकान है तो क्या होगा, सॉरी दो से ज़्यादा मकान है तो क्या होगा। भाई एक मकान का तो मैंने बता दिया, दो मकान का तो मैंने बता दिया कि दो मकान में अगर वो खुद रहता है तो एनुअल वैल्यू नील, अगर उसने बंद कर रखे हैं तो क्यों बंद कर रखे हैं, एम्प्लॉयमेंट की वजह से, तो एनुअल वैल्यू नील दोनों की। लेकिन कोई और रीज़न है तो उनको डीम लेट आउट मान लिया जाएगा, किराए पे दी हुई है और टैक्सेबल होगी। बट दो से ज़्यादा मकान है अगर, तो दो तक तो ठीक है ये माना जाएगा, उससे ऊपर जो मकान है उनमें क्या माना जाएगा, किसी दो को भाई दो से ज़्यादा मकान है तो एनी टू, ये पहले वन था इसलिए मैंने वन लिखा हुआ है नोट्स के अंदर, मैं चेंज करवा दूंगा, काफ़ी जगह करवाया है। एनी टू रियल एसओपी, कोई दो, तो आप ऑप्शन है एसएससी के ऊपर, कोई भी दो, किसी के पास 5 मकान है तो कोई दो जो है रियल एसओपी मान लेंगे, और रियल एसओपी के मानने की वजह से एनुअल वैल्यू जीरो हो जाएगी। और बाकी के मकान जो है वो अगर किराए पे दिए हुए हैं तो एलओपी है ही, लेट आउट प्रॉपर्टी है ही, टैक्सेबल होगा ही, और नहीं भी है, किराए पे नहीं दिए हुए, बंद पड़े हैं, तो डीम्ड एलओपी मान लिया जाएगा उनको। ओके, ठीक। तो ये चार्ट बहुत काम का, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, ठीक, आगे बढ़ते हैं। कई बार क्या होता है, पार्टली एसओपी और पार्टली एलओपी होता है। पार्टली एसओपी मतलब कोई एक मकान है, उसमें आधे मकान में मैं रह रहा हूं और आधे मकान में कौन रह रहा है, किराएदार रह रहा है। या फिर तो ये दो तरीके से हो सकता है, एक पीरियड वाइज में क्या हो गया, 6 महीने तो मेरा, 6 महीने किराए पे दे दिया पिछले साल, या फिर 50% मकान में मैं रह रहा हूँ, 50% मकान में किराए पे दिया हुआ, ये पोर्शन वाइज हो गया। तो दो तरीके से जो है पार्टली एसओपी और पार्टली एलओपी होता है। इस केस में जो एसओपी वाला पार्ट है उसकी तो एनुअल वैल्यू क्या मानी जाएगी, इस केस में है ना, पीरियड वाइज के केस में एनुअल वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, और एनुअल रेंट बी एडजस्टेड, और एनुअल रेंट को एडजस्ट कर लिया जाएगा। 6 महीने का किराया टैक्सेबल होगा, बाकी का नहीं होगा। मतलब एसओपी के लिए तो वही नॉर्मल प्रोसीजर है, रियल एसओपी मान लेंगे, और इसके लिए वो नॉर्मल प्रोसीजर आपका फॉलो किया जाएगा। लेकिन पोर्शन वाइज होगा तो दोनों को सेपरेट कंप्यूट किया जाएगा, एलओपी को और एसओपी को दोनों को सेपरेट कंप्यूट किया जाएगा, दो अलग मकान मान करके। ओके, फिर आता है हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब स्टैंडर्ड डिडक्शंस के ऊपर, अब डिडक्शन दो थी, एक थी स्टैंडर्ड डिडक्शन, समझना। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो अंडर सेक्शन 24 30% मिलती है एनएवी की। ओके, सेकंड नंबर था इंटरेस्ट। अब देखिए इंटरेस्ट,
यानी कि लोन किसने ले रखा है और क्यों ले रखा है। देखो, एक तो बात करते हैं एलओपी की, ऐसा मकान जो किराए पे दिया हुआ है लेकिन मकान मालिक ने उसके ऊपर लोन ले रखा है और वो किस्त पे कर रहा है जिसमें इंटरेस्ट भी जाता है, तो उस इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी। अगर उस मकान को परचेज किया हुआ है, उसका कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए लोन ले रखा है, परचेज करने के लिए लोन ले रखा है, रिपेयरिंग करने के लिए लोन लिया है, रिकंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है, और लोन लेने के बाद में उस मकान को खरीदा, कंस्ट्रक्शन कराया, रिपेयरिंग कराया, रिकंस्ट्रक्शन कराया और उसको किराए पे दे दिया, तो इस केस में उस लोन के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट पे किया जा रहा है वो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, एलओपी के अंतर्गत उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन जो हमने एसओपी यानी कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, खुद रह रहा है, तो उस केस में क्या इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी? मिलेगी, बट वो लोन किस पर्पज से लिया होना चाहिए? ओनली परचेज और कंस्ट्रक्शन। रिपेयर और रिकंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया हुआ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फिर डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो डिडक्शन कब मिलेगी? जब खुद ही रह रहे हो मकान में और उसके ऊपर लोन ले रखा है उसके इंटरेस्ट की, जब वो लोन परचेज या कंस्ट्रक्शन के उद्देश्य से, ऑब्जेक्टिव से ले रखा हो। अब ये लोन कब लिया है? बिफोर 31 मार्च 1999, 31 मार्च 1999 से पहले ले रखा है तो मैक्सिमम डिडक्शन 30,000 रुपए की मिलेगी प्रीवियस ईयर में। बट अगर लोन जो है वो आफ्टर 30 मार्च 1999 यानी कि 30 मार्च 1999, 31 मार्च ही होगा, 31 मार्च 1999 के बाद में ले रखा है तो मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलेगी? 2 लाख रुपए की 1 ईयर के अंदर। ओके जी, ठीक। ओके, एक चीज और है, नया आया है, अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन 115BAC, यानी कि अगर आप न्यू टैक्स रिजिम के अंदर टैक्स भर रहे हैं तो फिर इस केस में क्या होगा? देयर वुड नो डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन 115BAC इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी रेफर्ड टू सेक्शन नंबर 23 इज सेल्फ ऑक्यूपाइड या अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने किराए पे नहीं दे रखी है, आपके खुद के पास में, यानी कि एसओपी की बात कर रहा है या एसओपी की बात कर रहा है, और एसओपी के अंदर अगर आपने कोई मकान ले रखा है, मकान जो है किराए पे दे रखा है और उसके ऊपर आपने लोन ले रखा है परचेज या कंस्ट्रक्शन का और उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, लेकिन उस इंटरेस्ट की डिडक्शन यहाँ तो मैंने बोला है कि मिलेगी, बट अगर आप न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से, जो टैक्स रिजिम है अंडर सेक्शन 115BAC, उसके अंतर्गत टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो तो फिर ये वाली यहाँ पर इंटरेस्ट की छूट नहीं मिलेगी। हाँ, अगर ओल्ड में कर रहे हो तो फिर ये मिल जाएगी। ओके, मतलब आगे धीरे धीरे ये खत्म कर देंगे इसको, खुद के मकान के ऊपर जो लोन ले रखा है उसके इंटरेस्ट की डिडक्शन आने वाले टाइम में खत्म कर देंगे। ओके, ठीक है, तो मोटे मोटा प्रोविजन मैंने सारा आपको बता दिया है। अब इसके अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बचते हैं तो वो छोड़ता हूँ मैं आप पे कि आप खुद उसको सेल्फ करेंगे। और इसके अलावा अगर आपको मेरे से लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है और डिटेल में स्टडी करनी है तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ पर आप पेड कोर्स ले सकते हैं और उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे जिसमें आपको फुल डिटेल मटेरियल विथ नोट्स मिल जाएगा, विथ क्वेश्चन सॉल्व मिल जाएगा। और अगर आप चाहे तो लाइव अगर बैच लग रहा हो तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट बीकॉम पर्पज से जो है रिकॉर्डेड लेक्चर बेस्ट रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।